हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर, एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म कीरत स्टडी सेंटर जो आपको कक्षा 9 कक्षा 10 की क्लासेस दे रहा है बिल्कुल निःशुल्क। अभी हमारे चैनल पे कक्षा 9 10 गणित व विज्ञान की क्लासेस चल रही हैं, जिसकी हम पीडीएफ भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेज दें, कहिएगा कि विज्ञान की क्लास चालू हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर नंबर 2, हमने चाणक्य रमण। इसका जो पार्ट 1 हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डाल दी है। हर एक अपडेट यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी जानकारी होती है मैं उस पर डाल देता हूँ, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने पर्सनल अपने व्हाट्सएप की लिंक डाल रखी है, या आपकी कोई समस्या कोई सुझाव जो आप डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप की लिंक डाल दी है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पहुँच जाएंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 साइंस चैप्टर नंबर 2 का अम्ल व क्षारक के साथ क्षारक के रासायनिक गुण। जो अम्ल और क्षारक हमने अम्ल क्षारक रावण बहुत ही बेसिक से पढ़ा और समझा पार्ट 1 में। आज इनके समझेंगे रासायनिक गुण। क्या समझेंगे हम लोग आज? रासायनिक गुण। तो धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अपक्रिया, जो धातु होती है उसकी अम्ल व क्षारक के साथ अपक्रिया। प्रथम हेडिंग क्या? अम्ल के साथ। सबसे पहले हम अम्ल के साथ, तो अम्ल के साथ धातु की अपक्रिया होगी, यानी हम एक अम्ल लेंगे और एक धातु की जब आपस में अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बनती है। देखो, अम्ल के साथ धातु की अपक्रिया जब होगी तो अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया कराने पर रमण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रमण और गैस का निर्माण होता है। रमण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस तो बाद में अवश्य बनेगी। अम्ल की धातु के साथ हमें अपक्रिया कराएंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी और प्लस में रमण भी बनेगा, रमण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे देखो, अम्ल प्लस धातु, एक अम्ल में ले लूंगा, धातु ले लूंगा कोई, तो रमण बनेगा और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाएगी। ये तीन गैस निकलने का होता है ना, आप लोग बताया मैंने रासायनिक अपक्रिया समीकरण चैप्टर नंबर 1 में। तो देखो, मैंने अम्ल ले लिया इसे H2SO4 H2SO4 प्लस Zn। मैंने एक धातु ले ली, अम्ल ले लिया H2SO4, धातु ले ली Zn से, क्या बना? रमण बना ZnSO4, जिंक सल्फेट Zn और SO4, क्या बचा यहाँ पे? H2O। H2O जो है हाइड्रोजन गैस निकल गई। ओके, फिर पुनः समझो, अम्ल के साथ पहले धातु की अम्ल व क्षारक के साथ मैंने जब अपक्रिया कराई तो अम्ल के साथ में जब कराएंगे तो अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया कराने पर रमण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आराम से समझो, जब हम अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या? जब अम्ल व धातु की अपक्रिया कराने पर रमण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, यानी हमें ये ध्यान रखा कि रमण बनेगा और हाइड्रोजन गैस तो बनेगी रमण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसे एक धातु अम्ल ले लिया, धातु H2SO4 Zn जिंक, तो ZnSO4 जिंक सल्फर और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ओके, फिर देखते हैं क्षारक के साथ। अब हमें जो क्षारक होता है, सब क्षारक की अपक्रिया हम धातु के साथ कराएंगे तो क्या बनता है? क्षारक की धातु के साथ अपक्रिया कराने पर रमण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। एक क्षारक क्षारक जैसे 2NaOH प्लस Zn जिंक ले लिया, तो क्या बनेगा? रमण Na2ZnO2। देखो, Na2 था, Na2 N O2 बचा का हमारे पास H2, तो H2 जो है गैस बनकर निकल गई। ये तीन हमेशा गैस का होता है। तो हम लोग समझे, अम्ल की या क्षारक की, अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराएं या क्षारक के साथ धातु की क्रिया कराएं, सदैव क्या बनेगा? रमण और हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होगा दोनों क्रियाओं में। ओके बच्चों, सीधा मतलब ये समझो कि जब हम अम्ल हो या क्षारक हो, अम्ल के साथ कराएं या क्षारक, जब धातु की सब हम अपक्रिया रमण या क्षारक के साथ में कराएंगे तो जो बनेगा हमारा
लवण तथा हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगली हेडिंग पे चलते हैं, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण देखते हैं। हम लोग कैसे जानेंगे इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है, हमें कैसे पता चलेगा? चलते हैं अगली हेडिंग पे, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हम लोग सीखेंगे हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। जब हमने अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराई तो दोनों में हमने क्या देखा? लवण और हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण हो रहा। या अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराएं या लवण की क्रिया धातु के साथ कराएं, दोनों में जो निर्माण हो रहा है तो लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है? तो मैंने पूरा सचित्र बनाया हुआ वर्णन किया। देखो, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप की ध्वनि उत्पन्न करते हुए जलती है। कैसे ध्वनि करती है? जब हाइड्रोजन गैस से निहित एक परख नली है, इसमें हाइड्रोजन भरा हुआ है, ठीक है। जब एक जलती हुई मोमबत्ती, जब हम उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। काय की ध्वनि उत्पन्न होती है? पाप की, यानी फट फट करती हुई पाप की ध्वनि उत्पन्न कर जलती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। फट फट की ध्वनि के साथ H2 गैस का दहन। देखो, एक ये स्टैंड है जिसमें एक पलक नली है जिसमें HCl प्लस Zn लिया मैंने, ठीक है। ये पलक नली है, ये प्रवाह नली है। इसमें जो मेरा साबुन का पानी है, ये काहे का पानी है? साबुन का पानी है। H2 से भरे साबुन के बुलबुले। जब हम इसको, इस मोमबत्ती को इसके पास लाते हैं, जब इससे गैस निकलती, जब इसके पास लाते हैं तो गुब्बारे H2 से भरे गुब्बारे बुलबुले, H2 से भरे साबुन के बुलबुले। जब देखा होगा ना, कभी कभी बच्चे साबुन का घोल बनाकर ऐसे फूंकते हैं तो गुब्बारा बन जाता है ना चौसठ। वही हाल इसमें भी होता है। क्या होता है? जब हम मोमबत्ती को इसके पास जलाते हुए लाते हैं तो जो इसमें एक बुलबुले, जो कि बुलबुले हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। पुनः एक बार समझो, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास यहाँ पे एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है। हम जलती हुई एक मोमबत्ती यहाँ पे लगाएंगे तो पाप की ध्वनि उत्पन्न करते हुए, यानी पाप की फट फट के, यानी ध्वनि उत्पन्न करते हुए जाती है। एक ध्वनि उत्पन्न करते हुए, पाप की ध्वनि उत्पन्न करते हुए जाती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसे टेस्ट को कब करते हैं हम? या ऐसे जब हाइड्रोजन की हमें जानना होता है यहाँ पे हाइड्रोजन की उपस्थिति है या नहीं है, किया जाता है। फट फट की ध्वनि के साथ H2 गैस का दहन, जो फट फट की आवाज होगी H2 गैस का दहन हो रहा है। यानी पुनः एक बार आराम से समझ लो, ये परख नली है, HCl प्लस Zn मैंने, ये एक प्रवाह नली है। सचित्र वर्णन आपको ऐसे बनाना होगा। ये मैंने एक साबुन का पानी लिया, H2 से भरे साबुन के बुलबुले, ये जो बुलबुले है ना, ये साबुन से भरे हुए H2A के बुलबुले हैं। ये एक मोमबत्ती हमारी जलती हुई है, ये हमारी क्या है? मोमबत्ती है। ये पाप, ये मोमबत्ती है। ओके बच्चों, देखो हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास, हाइड्रोजन गैस से निहित ये परख नली है। इसके पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती को लाएंगे तो पाप की आवाज करते हुए उत्पन्न होंगे कौन सा? ये बुलबुले, गोल गोल उत्पन्न। तो ऐसे टेस्ट को हम हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के लिए जानते हैं। फट फट की ध्वनि करते हुए H2 गैस का दहन, यानी हाइड्रोजन गैस का दहन होगा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे किया जाता है। इस प्रकार से जब यहाँ पे हम कोई एक मोमबत्ती लाएंगे तो गुब्बारे जो फट फट की पाप की ध्वनि उत्पन्न करते हुए निकलेंगे। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती, कैसी मोमबत्ती लाएंगे? इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाए तो पाप की ध्वनि उत्पन्न करते हुए जाती है। कैसी ध्वनि होगी? पाप की ध्वनि होगी। इस टेस्ट को हाइड्रोजन उपस्थिति के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के लिए। फट फट की ध्वनि के साथ H2 गैस का दहन, यानी फट फट की गैस के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। अगली हेडिंग पे चलते हैं। हम लोगों ने अम्ल व क्षारक के साथ धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी, इसमें वो हाइड्रोजन बनाता था। और हाइड्रोजन गैस का मैंने परीक्षण भी हमने आप लोगों को सचित्र दिखाया कि हम कैसे जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। पाप के धन से हाइड्रोजन गैस समझो निकल रही होती। तो अब हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल या क्षारक की जब हम
धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या हमें मिलता है। देखो पहले अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, जो अम्ल होता है एवं अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या होता है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराने पर द्रवण CO2 प्लस जल का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो हमें द्रवण मिलेगा प्लस CO2 प्लस H2O यानी जल हमें मिलेगा। तो हम कोई भी रिएक्शन आ जाए कुछ भी, तो हम इतना ना भूलें कि जो लास्ट में निकलेगा जल निकलेगा और CO2 निकलेगी। CO2 और जल हम अगर याद रखें तो हम पूरी रिएक्शन अपनी बना सकते हैं। देखो जैसे अम्ल लेंगे धातु कार्बोनेट में ले लिया तो क्या पहले लवण बनेगा, CO2 जल निकाल दो, जो कुछ बचे यहाँ पे लिख दो। जैसे देखो मैंने धातु कार्बोनेट ले लिया CaCO3 और मैंने अम्ल ले लिया 2HCl, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि हमें देखो ये लिखा है ना लवण प्लस CO2 प्लस जल का निर्माण होता है, तो मैंने जल बाहर निकाल दिया भाई। H2O पहले हमें निकाला तो H2O बाहर निकाल दिया। तो देखो यहाँ पे 2 H थे, दोनों के दोनों H निकल गए। यहाँ पे 3 O है तो एक O यहाँ पे निकल गया तो H2O निकल गया। अब यहाँ पे 2 बचे, CO2 में निकाला, CO2 निकाल दिया, CO2 यहाँ पे 2 बचे थे ना तो CO2 में निकल गया। अब जो भी बचा है वो हम यहाँ पर अपना लिख देंगे। देखो क्या बचा अभी हमारे पास Ca बचा तो Ca लिख देंगे, Cl2 बचा अपना हम Cl2 लिख दिया। ओके बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जब अम्ल की क्रिया हम धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो हमें लवण मिलेगा, जल और CO2। सबसे पहले हमें जल बाहर निकाल करना है, उसके बाद CO2 निकालेंगे, जो बचेगा बाकी सब अपना लिख देंगे। सबसे पहले मैंने जल बाहर किया, फिर CO2, जो बचा CaCl2 मैंने लिख दिया, रिएक्शन आराम से मेरी बन गई। नंबर 2 अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया। जो अम्ल है जब उसकी हम धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है। देखो अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराने पर लवण CO2 जल का निर्माण होता है। जो अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराने पे निर्माण होता है वही धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराने पर भी होता है। जैसे देखो अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट, अम्ल मैंने ले लिया, धातु बाइकार्बोनेट क्या बनना, लवण CO2 जल। यानी अम्ल की क्रिया हम धातु कार्बोनेट से कराएं या धातु बाइकार्बोनेट से कराएं, हमें मिलना है लवण CO2 प्लस जल। तो सबसे पहले हम जल बाहर करेंगे, उसके बाद CO2 बाहर करेंगे, जो बचेगा वो सब हम लिख देंगे। तो देखो हमने अम्ल ले लिया 2HCl, अम्ल 2HCl ले लिया, धातु बाइकार्बोनेट Na2CO3। देखो सबसे पहले हमें H2O बाहर करना है, H2O। H2O देखो 2 H यहाँ से मैंने बाहर कर दिया, H एक को यहाँ से, यहाँ पे 3O है ना, एक को मैंने बाहर कर दिया तो H2O बाहर हो गया यहाँ पे। अब CO2 निकालना है, 2 बचे थे Ca और 2 ये, CO2 मैंने बाहर निकाल दिया। अब बचा का देखो मेरे पास यहाँ पे Cl बचा, 2Cl बचा, यहाँ पे Na2 है तो 2NaCl बचेगा, 2NaCl। ओके बच्चों, मेरे पास जो बचेगा 2NaCl बचेगा। नोट क्षारक धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं करता है। तो हमने क्या समझा कि अम्ल की क्रिया हम धातु कार्बोनेट के साथ कराएं या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराएं, बनना हमें क्या है, लवण बनेगा, जल बनेगा, CO2 निकलेगी। तो सबसे पहले मेरा काम है H2O बाहर निकालना, पहले हम जल को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद में CO2 को बाहर निकालेंगे, जो बचेगा अपना लिख देंगे। तो अम्ल की क्रिया चाहे हम धातु कार्बोनेट के साथ कराएं या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराएं, हमें जो निकालना है, जल निकालना है, CO2 निकालना और बनेगा लवण बनेगा। दूसरे नंबर जब क्षारक होता है, क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं करता। तो हम लोग कैसे जाना कि CO2 यहाँ पे बन रही है, CO2 निकल रही है, तो CO2 का परीक्षा चित्र वर्णन आपको आगे देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे CO2 का विलयन यानी का परीक्षण, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण कैसे किया जाता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी CaOH2 से प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है
और पानी दूधिया हो जाता है। जब पानी दूधिया होने लगे तो हमें समझ आना चाहिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सचित्र वर्णन ये दिया हुआ है। देखो ये मेरा स्टैंड है, ये क्या है, स्टैंड है। ये क्या है, कार्क मेरी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर है। तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें भरा हुआ है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना, ये सोडियम कार्बोनेट है। ये ऊपर जो कीप लगी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीप ही कहते हैं, दिखते ना, चिमनी, इसको चिमनी बोला जाता है। कीप है, इसे थिसर फनेल बोलते हैं। ये कीप लगी हुई है, ये हमारी निकास नली है। ऐसे जाकर के ऐसे जो आई है निकास नली, ये हमारी परख नली है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलेन, ये जो यहाँ पे है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलेन है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बन रहा है, यानी उसका परीक्षण CO2 का। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी CaOH2 से प्रवाहित करने पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम चूने के पानी CaOH2 से प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, और पानी दूधिया हो जाता है। और जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया। जब पानी दूधिया होने लगे तब हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। पुनः एक बात समझो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी CaOH2 से प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है, पानी दूधिया हो जाता है। पानी कैसा हो जाता है बच्चों, पानी दूधिया हो जाता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। चलते अगली हेडिंग पे। हम लोगों ने देखा CO2 का परीक्षण, कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पे CO2 बन रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जब पानी दूधिया हो जाए तो हम जानेंगे कि वहाँ पे CO2 का निर्माण हो रहा है। लेकिन CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर, जो CO2 है वो अधिक मात्रा पे जब हम लोग प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। तो CaCO3 प्लस जल की उपस्थिति में H2O प्लस CO2 जो है अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर तो क्या होता है, CaHCO3 जो बनता है पारदर्शी विलयन में बन जाता है। कहने का मतलब सीधे शब्दों में ये समझो कि जब CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर CO2 जब हम अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में, यानी CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर, वो भी किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है। घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है। घुलनशील का मतलब जो घुल जाए, और पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। ये क्या पारदर्शी है, लेकिन हम इसके आर पार नहीं देख सकते। सफेद पन्नी पारदर्शी, क्योंकि शीशा, क्योंकि हम उसके आर पार देख सकते हैं ना। तो पारदर्शी, घुलनशील व पारदर्शी विलयन का निर्माण करता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। और जिसके कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है, जिसके कारण सारा विलयन होता है, सारा विलयन पारदर्शी बन जाता है। देखो CaCO3 प्लस H2O से और CO2 जो अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे CaHCO3 और पारदर्शी में विलयन बन गया। तो CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर क्या होता है, CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। तो ओके बच्चों, तो हम लोग जान समझ चुके हैं CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर क्या होता है, विलयन जो है पारदर्शी व घुलनशील बन जाता है। इससे संपूर्ण विलयन घुलनशील बन जाता है। अब देखते हैं अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ अपक्रिया। जो अम्ल और क्षारक है, जब उनकी एक दूसरे की आपस में अपक्रिया होती है तो क्या होती है, उस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अम्ल व क्षारक जब आपस में एक दूसरे के साथ अपक्रिया करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अपक्रिया देखते हैं क्या है, अम्ल व क्षारक पर इस पर अपक्रिया करके
एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे अम्ल ले लिया, एक क्षारक ले लिया, हमने अम्ल HCl ले लिया, क्षारक NaOH ले लिया, तो क्या बनेगा? लवण NaCl प्लस जल H2O। तो हम उदासीनीकरण अपक्रिया हम लोग समझ चुके हैं। अम्ल व क्षारक परस्पर अपक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। जब कभी भी हमसे पूछे कि उदासीनीकरण अपक्रिया, फिर भी हमें अम्ल और क्षारक की अपक्रिया करानी है। यदि पूछे अम्ल व क्षारक की अपक्रिया, फिर भी तो हमें खुला खुला दे दिया। तो उदासीनीकरण अपक्रिया पूछे, यदि ऑब्जेक्टिव में दे भी हमें दे कि अम्ल व क्षारक की जब परस्पर अपक्रिया हम कराते हैं तो क्या बनता है? तो उदासीनीकरण अपक्रिया बनती है। कौन सी अपक्रिया वो होती है? उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। तो अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ अपक्रिया जब हम कराते हैं तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अम्ल व क्षारक उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती? अम्ल व क्षारक परस्पर अपक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, व लवण व जल का निर्माण करते हैं। इसी अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, अम्ल HCl ले लिया, क्षारक NaOH ले लिया, तो पहले तो हमें जल निकाल देगा, जो कुछ बचेगा वो NaCl बच जाएगा। तो हम लोग CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर क्या होता है? संपूर्ण बेंद पारदर्शी बन जाता है। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती? अम्ल व क्षारक अपक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते, लवण व जल का निर्माण करते हैं। और अम्ल व क्षारक की परस्पर अपक्रिया को ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगली हेडिंग पर चलते हैं। हम लोग देखेंगे अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया और क्षारक या धातु ऑक्साइड की अपक्रिया। तो जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है, तो जब अम्ल की अपक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जब हम अम्ल की अपक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें लवण प्लस जल का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम जल अपना बाहर निकाल देंगे, जो बचेगा ऑटोमेटिक लवण बच जाएगा। देखो, इसे अम्ल मैंने ले लिया 2HCl, धातु ऑक्साइड COO, तो मैं पहले जल बाहर निकाल दो। H2O मैंने बाहर निकाल दिया, इसको मिटा दो। मैंने H2O बाहर निकाल दिया। रिएक्शन बनाना सीखो। जब हम H2O बाहर निकाले, हमारे पास बचा क्या? 2HCl Cu। देखो Cu बचा भाई, हमारे पास Cu बचा और Cl2 बचेगा, Cl2। देखो यहाँ पे 2H है, 2C है, 2L है, तो मैंने 2H तो बाहर निकाल दिया, इसका काम समाप्त। और हमारे पास 2Cl बचे, तो मैंने Cl2 लिख दिया। और यहाँ पे COU दो सिर्फ सिंगल है, तो मैंने एक O तो अपना बाहर निकाल दिया था। अब यहाँ पे बचा का Cu बचा, तो Cu, यहाँ पे Cl2 बचा था, यहाँ पे Cl2 आ गया। ओके बच्चों, अब देखते हैं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया। अभी तक मैंने अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया देखी, अब देखेंगे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया। तो देखो, जब क्षारक की अपक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो वह लवण तथा जल का निर्माण करता है। जब हम क्षारक की अपक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या? लवण बनेगा प्लस में जल। तो सबसे पहले हम जल बाहर निकालेंगे, जो बचेगा उसको सारा हम लिख देंगे। ठीक है, पहले हमें जल बाहर निकाल देना, बाकी सब तो लवण ही बचेगा। ओके बच्चों, बस इतना ध्यान रखो। देखो, मैंने क्षार को ले लिया 2NaOH अधात्विक ऑक्साइड CO2। तो सबसे पहले हमें जल बाहर निकालना। हमें H2O, हमें पता जल तो बनेगा ही बनेगा, तो मैंने जल उठा के बाहर में दिया H2O। तो देखो यहाँ पे 2H थे, मैंने 2 के दोनों H बाहर निकाल दिए। यहाँ पे O कितने हैं? देखो 2 O ये हैं, 2 ये हैं, 2 O इसमें है और 2 O इसमें भी है, टोटल 4 O है। ठीक है, 2 ये 2 ये, तो यहाँ पे कितना निकला? यहाँ पे अभी ये 1 निकला है, तो अभी कितने O है? 3 O है ना। तो देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे 2 O है, 2 O इसमें, 4 O है। अभी हमारे पास 1 निकला, बचा कितने अभी हमारे पास? अभी हमारे पास 3 O है। तो देखो CO2 CO3, देखो अभी N हमारे पास 2 है, A 2 है, N कितने हैं? 2 है, A 2 है, तो 2 Na2 भाई, हमने Na2 अपना निकाल दिया। भाई 2 N थे और 2 ही हमारे पास A थे, तो हमने Na2 निकाल दिया अपना। अब हमारे पास देखो O मैंने अभी 1 बार निकाला है, अभी यहाँ पे 1 बचा हुआ है और 2 यहाँ पे है, 2 में 3, C1 हमारे पास, तो CO3। अब समझ गए?
देखो हमारे पास दो Na2CO3 प्लस H2O, मैंने अपना जल बाहर निकाल दिया। तो कहने का मतलब सीधा ये है कि अम्ल की जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो रमण प्लस जल का निर्माण होगा। सबसे पहले हम जल बाहर निकालें, जो कुछ बचे वो लिख देना। और उसके बाद क्षारक की अधातुक ऑक्साइड के साथ अब क्रिया कराते हैं, फिर भी हमें जल रमण प्लस जल का निर्माण होता है। तो जल पहले निकाल दो, H2O जो बनता हो उसको पहले बाहर में इनको उठा के, तो पहले हम जल को बाहर निकाल देंगे, H2O जो बचे लिख दो सारा, आपकी रिएक्शन बन गई। क्या समस्या है बच्चों? तो अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ कराओ या क्षारक की अधातुक ऑक्साइड के साथ अब क्रिया कराओ, बनना हमें रमण प्लस जल ही मिलेगा। ओके बच्चों, चलते अगली हेडिंग पे। अब हम लोग देखेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक जब मिलाते हैं तो क्या बनता है। हेडिंग क्या दी? जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक। अम्ल के साथ जब जल की अब क्रिया कराई जाती है, देखो अम्ल के साथ जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। हैशटैग लगा H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। देखो H+ प्लस H2O से H3O+, देखो 2 H थे, एक ये H3 हो गया O+। ओके बच्चों, देखो जैसे HCl प्लस H2O तो H3O+ प्लस Cl, Cl बचा माइनस का, O+ का। क्षारक के साथ, जब क्षारक के साथ क्या है तो क्षारक जल की उपस्थिति में OH+ आयन बनाते हैं। क्षारक जो होते हैं जल की उपस्थिति में OH+ आयन बनाते हैं, जैसे NaOH, और जल के संग में तो Na+ प्लस OH-। तनुकरण, हम लोग समझते हैं कि तनुकरण क्या होता है। ये तनुकरण होता है वो क्या होता है? अम्ल व क्षारक में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, उसे तनुकरण कहते हैं। हम लोग तनुकरण किसे कहते हैं? अम्ल व क्षारक में जल मिलाने पर, अम्ल व क्षारक में जब हम जल मिलाएंगे, आयतन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, उसे ही हम लोग तनुकरण कहते हैं। तो अम्ल क्षारक के जल के साथ, जलीय विलयन में अम्ल क्षारक, तो अम्ल के साथ जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। ये पूछे जल की उपस्थिति में अम्ल कौन सा आयन उत्पन्न करता है, तो H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक है। क्षारक के साथ, ये क्षारक के साथ पूछे तो क्षारक जल की उपस्थिति में OH+ आयन उत्पन्न करता है, वो H+ आयन उत्पन्न करता है, ये OH, यानी अम्ल जो है जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करता है, क्षारक जल की उपस्थिति में OH+ आयन उत्पन्न करता है, आयन बनाते हैं। बस क्या तनुकरण पूछे, या तो अम्ल व क्षार में जल में मिलाने पर, अम्ल व क्षार जल में मिलाने पर उनके आयतन में प्रति इकाई कमी को ही तनुकरण कहते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं? जब अम्ल व क्षारक को आपस में जल में मिलाने पर उनके प्रति इकाई आयतन में कमी को ही हम लोग तनुकरण कहते हैं। तो ओके बच्चों, आप आसानी से समझ चुके होंगे। अगली हेडिंग पे चलते कि अम्ल व क्षारक को जल में मिलाते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। हम लोग सीखेंगे अम्ल व क्षारक को जब जल में मिलाना चाहिए तो हमें कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। जब हम अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते हैं तो हमेशा कैसे मिलाना चाहिए? धीरे, नहीं ये एक बार मिला, धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ओके, तो हमेशा जब अम्ल व क्षारक को जल में मिलाते हैं तो धीरे धीरे मिलाना चाहिए। नंबर 2 क्या? नंबर 2, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। जो अम्ल होगा उसको हम जल में मिलाएंगे, ना कि अम्ल में जल नहीं डालेंगे। ठीक है, जो अम्ल होगा उसको जल में डालेंगे, जल को अम्ल में नहीं डालेंगे। नंबर 3 क्या है? यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊष्मा उत्पन्न करे, यही तो ना। यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हम लोग रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में पढ़ चुके हैं। इसलिए कांच का पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। एक कांच का पात्र होता है, यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। जब हम अम्ल व क्षारक को जल में मिलाते हैं ना,
तो जो अपक्रिया होती है बहुत ही ऊष्मा छेपी होती है, इसलिए जो कांच का पात्र होता है उसे हमें हिलाते रहना चाहिए ऐसे ऐसे। तो आप लोग समझ चुके कि जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले कि अम्ल व क्षारक को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। नंबर 2, अम्ल में जल में अम्ल को मिलाएंगे, ना कि जल अम्ल में। भाई देखो ना, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, जो अम्ल होता है उसको जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। यानी जो अम्ल है उसको पानी में मिलाएंगे, पानी को जल में अम्ल में नहीं डालेंगे। नंबर 3 क्या है, यह प्रक्रिया बहुत ऊष्मा छेपी होती है, इसलिए कांच के पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। तो ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो पार्ट टू हमारा यहीं तक था। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो ना समझ में आए कमेंट में बताना, आपको मैं पूरा समझा दूंगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, टेलीग्राम ग्रुप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो क्लास यहाँ होती है उसकी पीडीएफ वहाँ पे डल जाती है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के पास। ओके बच्चों, जो ना समझ में आया तुरंत कमेंट में बताएं। इसका भी पार्ट 3 जल्द ही आएगा। धन्यवाद, तब तक मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।